हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन जो 18 और 19 जून को शेड्यूल है, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस टेस्ट सीरीज में हम 10 जो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, वो केवल 10 पीवाईक्यूज नहीं होते हैं, वो पीवाईटी होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स के लेवल पे हम इसको डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आपने एक क्वेश्चन देखा है तो आपको वो टॉपिक प्रिपेयर हो। टेस्ट सीरीज जिन्होंने अभी परचेज नहीं की है वो परचेज जरूर करें, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज का उनको एडवांटेज होगा, क्योंकि जो 10 मॉक 10 सीरीज 10 क्वेश्चन की जो ये पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं ये, और ये 10 यूनिट की जो यूनिट डिस्कशन है, जो 25 क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको 50 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें पूरी 10 यूनिट प्रिपेयर होगी, जो करंट अफेयर्स है वो प्रिपेयर होगा, तो आपका एडवांटेज है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम 3 OMR मॉक टेस्ट आपको देंगे तो आपका एडवांटेज और बढ़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग में परफेक्ट होंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपका कोई भी कॉर्नर छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेल एक चट्टान है, कह रहा शेल का जो रूपांतरण है वो कैसे होता है। शेल का रूपांतरण कैसे होता है, तो आप जानते हैं जो मेटामॉर्फिज्म होता है, ये मेटामॉर्फिज्म रूपांतरण 2 प्रकार से हम मान सकते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म या संस्पर्शी मेटामॉर्फिज्म, और दूसरा क्षेत्रीय यानी रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो जो शेल है, शेल के रीजनल मेटामॉर्फिज्म से स्लेट बनता है। शेल के रीजनल यानी क्षेत्रीय मेटामॉर्फिज्म से स्लेट बनता है। जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है वो जैसे डाइक है ना, यानी वॉल्केनिक इरप्शन के समय जो मैग्मा आता है, उस मैग्मा के कांटेक्ट से जब रूपांतरण होता है, क्योंकि आप जानते हैं रूपांतरण ताप और दाब से होता है, टेम्परेचर और प्रेशर से होता है। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर, जो टेम्परेचर मिल रहा हो वो मैग्मा के नीचे डाइक आने से बन रहा हो, डाइक बनने से हो रहा हो, तो उसे हम कांटेक्ट कहते हैं। लेकिन जब रीजनल लेवल पे कंप्रेशन और टेम्परेचर से ऐसा हो रहा हो तो उसे हम क्षेत्रीय यानी रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। स्लेट, नीस और सिस्ट यानी जेनेसिस और सिस्ट इतनी कठोर नहीं होती है। यानी अगर ये हम कहें कि सिस्ट और नीस ज्यादा कठोर होती हैं किससे, स्लेट से, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए दूसरे में आते हैं। फिर कह रहा है मार्बल यानी संगमरमर कैसे बनेगा। संगमरमर चूना पत्थर और डोलोमाइट से बनता है। किससे बनेगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, यानी चूना पत्थर और डोलोमाइट के रूपांतरण से क्या बनता है, मार्बल बनता है। अब एक इसमें एक टर्म है नीस, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि नीस कैसे बनेगा, तो कॉन्ग्लोमीरेट के मेटामॉर्फिज्म से क्या बनता है, नीस बनता है, ठीक है। तो मार्बल कैसे बनेगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट से बनेगा। नीस कैसे बनेगा, कॉन्ग्लोमीरेट से बनता है, ठीक है। अब अभी मैंने बात की शिस्ट की। ये जो शिस्ट है ना, ये ग्रीक और जर्मन, जैसे शिस्ट लिखा हुआ है ये फ्रेंच है, ग्रीक नहीं फ्रेंच, फ्रेंच और जर्मन में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा। इन दोनों का ही मीनिंग होता है टूटना या फटना, ठीक है। तो अभी हमने बात की शिस्ट, ठीक है। तो शेल और बेसाल्ट
से क्या बनेगा? शिस्ट। जब भी शिस्ट बनना होगा तो शेल और बेसाल्ट से क्या बनेगा? शिस्ट। और इसी शेल और बेसाल्ट के टूटने या फटने से क्या बन रहा है? शिस्ट। ठीक है। ग्रेनाइट से बनेगा नीस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, फिर सभी चट्टानों में सबसे कठोर क्या होता है? क्वार्ट्जाइट। सभी चट्टानों में सबसे कठोर क्या होगा? क्वार्ट्जाइट। अब क्वार्ट्जाइट किससे बनेगा? क्वार्ट्जाइट बन रहा है सैंडस्टोन से, यानी बालू पत्थर। तो क्वार्ट्जाइट किससे बनेगा? सैंडस्टोन यानी बालू पत्थर। नेक्स्ट, सौर कलंक। सौर कलंक क्या है? सन के अलग अलग लेयर्स होते हैं। कोर, उसके ऊपर लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 5 और लास्ट में कोरोना। कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है। कितना? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है। और इस 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होने का मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है। ठीक है। कोर के बाद जो दूसरा प्लेस होता है वो रेडिएटिव जोन है। ठीक। तीसरा जो जोन है वो कन्वेक्शन जोन है। चौथा जो जोन है वो फोटोस्फेयर है। पांचवा जो जोन है वो क्रोमोस्फेयर है। और लास्ट जो जोन है वो कोरोना है। तो इसी फोटोस्फेयर वाले रीजन में ही सौर कलंक पाए जाते। ये अपने आसपास के रीजन से 1500 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर वाले होते हैं। इसके अंदरूनी काले भाग को क्या कहते हैं? यानी जो अंदरूनी भाग होता है उसे कहते हैं उम्ब्रा, और किनारे के भाग को हम कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो अंदरूनी जो ज्यादा कंपैरेटिवली डार्कर पार्ट होता है उसे हम उम्ब्रा कहते हैं, और किनारे का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है। आंतरिक काला भाग उम्ब्रा और चारों तरफ का जो कम काला भाग होता है उसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। ब्लैक स्पॉट, काले धब्बे 11.1 ईयर की साइकिल पे बनते हैं, यानी लगभग 11 वर्ष का एक चक्र इनका होता है। ये बनते कितने दिनों के लिए हैं? 2 से 20 के ग्रुप में बनते हैं, और कोई भी मंथ या आवर्स के टाइमिंग में बनते हैं, यानी घंटों के लिए बनेंगे या महीनों के लिए बनेंगे, और 11.1 वर्ष के लिए ये सौर कलंक बनते हैं। जब ये बनेंगे तो क्या होगा? जब ये बनेंगे तो यहां लिख देते हैं हम, इफेक्ट्स ऑफ सन स्पॉट। जब सन स्पॉट बनेगा तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। क्या होगा? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा एल नीनो फेनोमेना, यानी एल नीनो जो परिघटना है वो भी परिवर्तित होती है। किसकी वजह से? इस सन स्पॉट के बनने से और उससे निकलने वाली
जो सोलर फ्लेरीज हैं उससे किसको इफेक्ट करेगी? नॉर्थ अमेरिकन जेट स्ट्रीम को इफेक्ट करेगी। नहीं, उत्तरी अमेरिका की जो जेट स्ट्रीम कहां चलती है? 7 से 14 किलोमीटर की हाइट पे चलती है, वो इसको प्रभावित करेगी। ठीक है, फिर इससे आएगा मैग्नेटिक स्टॉर्म, यानी चुंबकीय झंझावात आएगा, जिससे क्या होगा? जिससे आइनोस्फेयर में क्या होगा? जिससे आइनोस्फेयर में डिस्टरबेंस होगा। आइनोस्फेयर कहां है? ये जहां पे हम चेयर लगा के बैठते हैं, इसके ऊपर 12 किलोमीटर की हाइट तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। फिर 50 किलोमीटर की हाइट तक क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पे क्या होता है? O3 यानी ओजोन लेयर। अब इस 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पे क्या होता है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है? जो शूटिंग स्टार, टूटता तारा की घटना होती है, वो इसी मेसोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में सभी तरह के वायुयान उड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दशाएं यहां पर शांत होती हैं। अब 80 से लेकर के जो 640 किलोमीटर का पार्ट है, इसी को कहते हैं हम आयन मंडल या आयनोस्फेयर। अब ये आयन मंडल या आयनोस्फेयर में ही जितनी इसी में DEF-G-H लेयर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो हम फोन लगाते हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाता है, वहीं से रिफ्लेक्ट होता है। तो जब इस पे डिस्टरबेंस आएगा तो क्या होगा? कोई भी जो बेतार व्यवस्था है वो चालू नहीं रह पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु है? चावल के लिए जो एरिया है, चलिए पहले देखते हैं। चावल उष्ण यानी हॉट और आर्द्र यानी ह्यूमिड, उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड मॉनसूनिक रीजन है, वहां पर चावल ज्यादा होता है। अब देखते हैं कहां पे होता है। ये अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट, इंडिया, इंडो चाइना पेनिनसुला, चाइना, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या है? ये चावल रीजन है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला, जो यूज किया जाने वाला जो फूड है, वो राइस है। ये राइस रीजन है। ठीक, कहां पे होता है? जैसे चाइना में साउथ ईस्ट, सेंट्रल ईस्ट, और अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का रीजन। तो साउथ ईस्ट, और इसमें यांगटीजी रिवर, रेड बेसिन, या जिसे सेजवान बेसिन भी कहते हैं, वहां पर क्या होता है? राइस का प्रोडक्शन होता है। यांगटीजी चाइना की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वर्ल्ड में लीडिंग राइस
प्रोड्यूसर में नंबर 1 पर अब इंडिया हो गया है और नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर है बांग्लादेश, नेक्स्ट हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है, ओडिशा में है और संभलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है। लॉन्गेस्ट डैम इन वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसमें 2 और बांध हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बांध है, इसमें 2 और बांध हैं जिनका उद्देश्य जो है वो क्या है? इन डैम्स का उद्देश्य क्या है? इसमें तिकरपाड़ा और नराज 2 बांध इसमें और हैं। महानदी में ये परियोजना जो लगी वो सिंचाई के लिए प्लस विद्युत के लिए 1957 से ये स्टार्ट है महानदी पर, ठीक है। इसके अलावा नौ परिवहन की व्यवस्था यहां पर हुई है। नौ परिवहन जलमार्ग जिसे हम कहते हैं, सिंचाई, ये सब किसकी वजह से है? हीराकुंड डैम। फिर है, अच्छा महानदी कहां से आती है? महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा, छत्तीसगढ़ में सिहावा से आती है, ठीक। फिर सहायक नदियां इसकी क्या है? हसदेव, मंड, डूब, जोंक और तेल। सिहावा से आती है हसदेव, मंडूब, जोंक, तेल। अब गोदावरी, महानदी, कोशी। गोदावरी पे आते हैं। गोदावरी साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट, गोदावरी कहां से आती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोदावरी कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसको बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यह याद रखिएगा, 1465 किलोमीटर की है, ठीक है। इस पे पोचमपाद, जैकवाड़ी और रामगुंडम परियोजना, पोचमपाद, जैकवाड़ी और रामगुंडम, मैं लिख दे रहा हूं, पोचमपाद, जैकवाड़ी और रामगुंडम परियोजनाएं किस पे हैं? गोदावरी पे हैं। कोसी आ रही है तिब्बत से और इस पे कोसी परियोजना है और ये भागलपुर, बिहार में किससे मिल रही है? भागलपुर, भागलपुर बिहार में किससे मिल रही है? गंगा से मिल। फिर बराकर, बराकर रिवर कहां पे है? ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, ट्रिब्यूटरी ऑफ, बराकर रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। तिलैया, मैथान और बाल पहाड़ी, तिलैया, मैथान और बाल पहाड़ी किस पे है? इसी बराकर पर है। तिलैया, मैथान और बाल पहाड़ी, तिलैया, मैथान और बाल पहाड़ी, ये तीनों जो
बांध है वो बराकर नदी पर ही है। राइट आंसर क्या होगा इसका? महानदी। नेक्स्ट, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थितीकरण सिद्धांत। वान थ्यूनेन एग्रीकल्चरल लोकेशनल थ्योरी, ठीक है। चलिए, वान थ्यूनेन कहां पे? जर्मनी में एक फार्म हाउस था मैकलन वर्ग में, वहीं पर ये मैनेजमेंट है। एग्रीकल्चरल फार्म हाउस था, वहीं पर ये मैनेजमेंट थे। और अपने लंबे अनुभव के आधार पर इन्होंने एक शहर के चारों तरफ क्या देखा? एक भूमि उपयोग मॉडल तैयार किया। शहर के चारों तरफ क्या तैयार किया? भूमि उपयोग मॉडल, कि कैसे भूमि का उपयोग शहर से केंद्र की तरफ बढ़ता जाता है या उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। 1826 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। किस लिए दिया? अभी आगे बढ़ेंगे, हम देख लेते हैं। यहां पे भूमि उपयोग मॉडल, ये है टाउन या शहर। अब इस टाउन या शहर के बाद 7 संकेंद्रीय बल है। बाजार से दूरी बढ़ने के अनुसार कृषि भूमि उपयोग, क्या मेन थीम था? बाजार से दूरी या डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या है? कृषि भूमि उपयोग, एग्रीकल्चरल लैंड यूज। ठीक, अब ये टाउन है या बाजार कह ले। अब जैसे वहां से जाएंगे तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा सब्जी और दूध, जो तुरंत खराब होने वाली चीजें हैं उनको वहीं पे। अब सब्जी दूध तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या चाहिए? सब्जी दूध गरमाने बनाने के लिए लकड़ी चाहिए ना, तो लकड़ी ईंधन। आज ये सेकंड वाला जो यानी वुडन फ्यूल जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब लकड़ी ईंधन हो गया, तो क्या होगा तीसरे में भोजन भी तो चाहिए। तो क्या चाहिए उन्हें? पे अन्न उत्पादन चाहिए। पहले में सब्जी दूध तो मिल गया, उसको बनाने करवाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी ईंधन मिल गया। वर्तमान मान्य नहीं है, ठीक है। अब फिर उनको क्या चाहिए? अन्न चाहिए, अन्न उत्पादन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे इंटेंस कृषि होगी, इंटेंस एग्रीकल्चर। क्यों इंटेंस एग्रीकल्चर चाहिए? क्योंकि कोई भी जो कॉर्नर ऑफ द लैंड है उसे खाली नहीं छोड़ा जाएगा, सब में उगाया जाएगा। ठीक है। अब चौथा होगा, चौथे में भी अन्न होगा, फूड ग्रेन होगा। फिर कुछ को परती यानी बैरन लैंड छोड़ा जाएगा, ओपन लैंड छोड़ा जाएगा। फिर कुछ जगहों पे क्या होगा? पशुचारण। तीनों काम होगा। भूमि को अन्न भी उगाया जाएगा, परती भी छोड़ा जाएगा और पशुचारण भी। ठीक है। चौथे में क्या होगा? 1/3 में अन्न उत्पादन होगा, 1/3 परती छोड़ दिया जाएगा, प्लस 1/3 जो है वो पशुचारण। अब यहां 1/3 पहले वाले में क्या था? जो चौथा वाला था, जरूरी नहीं कि उसमें तीनों बराबर बराबर हो, यानी अन्न परती और पशुचारण। लेकिन पांचवें वाले में क्या होगा कि वहां पे विस्तृत कृषि होगी, एक्सटेंसिव फार्मिंग होगी। ये इसमें क्या होगा? एक्सटेंसिव फार्मिंग। यानी जिसे हम कहते हैं विस्तृत कृषि। लेकिन यह विस्तृत कृषि सिर्फ 1/3 भागों में होगी, बाकी को परती और पशुचारण के रूप में छोड़ दिया। ठीक है। अब छठा क्या है? छठा पशुपालन प्रधान है, एनिमल हस्बेंड्री प्रधान है। और लास्ट में क्या है? जिसे बंजर या बैरन भूमि के रूप में 7th वाले को छोड़ दिया जाता था, ये वो है। ठीक है। तो बंजर भूमि होगा, कुछ अल्प मात्रा में कृषि और पशुचारण। बंजर ज्यादा होगा,
अल्प यानी बहुत कम मात्रा में कृषि और बहुत कम मात्रा में पशुचारण। क्लियर? चलिए, तो क्या पूछ रहा था ये कि अंतिम पेटी में क्या है? पशुचारण, फसली कृषि जिसमें पड़ती हो पशुचारण हो, नहीं। ईंधन, अब देखिए ईंधन की लकड़ी किसमें होगा? फायरवुड किसमें होगा? 2 में। 3 में किसमें होगा? गहन इन, अब देखिए यहां पे क्या एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव फार्मिंग अन्न वाले में होगा, तीसरे में। दूसरा हो गया गहन कृषि, तीसरा हो गया। चौथे में क्या है? फसली कृषि। देखिए ये नंबर 4 है, 1 2 3, नंबर 4 अन्न प्रति पशुचारण। ये क्या हो गया? ये नंबर 4 हो गया। ठीक, अब 5 में कह रहा है पशुचारण। 5 में, फिफ्थ वाले में ये है, फिफ्थ ये है पशुचारण प्रधान होना चाहिए। अंतिम पेटी को कहा जाता है। अब लास्ट में क्या है? इसके अनुसार पशुचारण है, लेकिन जहां पे बंजर भी है वहां भी पशुचारण थोड़े रूप में किया जाता है, तो लास्ट में यही सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बायोडायवर्सिटी का एक ही सिद्धांत होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ के मामले में जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है या भूमध्य रेखीय या इक्वेटोरियल जो बायोम होता है उन्हीं में, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, इसी में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। 5 कैनोपी, 1 2 3 4 और 5, ऐसा 5 वितान या 5 कैनोपीज किसमें पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल और 27 से 31 जो एवरेज टेम्परेचर है उसकी वजह से यहां पर बायोडायवर्सिटी रिच सेंटर पाया जाता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्या, एपी, एक बात और रखिएगा कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कैसे हैं? एपिफाइट्स हैं, लता वाले पौधे हैं। लियाना लता यहां बहुत फेमस है। तो या तो जानवर रेप्टाइल्स पाए जाएंगे तो झाड़ियों के नीचे से होकर निकलने, क्योंकि यहां पर सूरज की रोशनी बहुत दिनों तक सूरज की रोशनी मिलती ही नहीं है, और उस सूरज की रोशनी के चेजिंग में वृक्ष जो है वो क्या है? बहुत लंबे होते हैं, समटाइम्स 60 to 100 मीटर्स। ताड़, महोगनी, बांस, रोजवुड, एबोनी, गटापार्चा, ये सब क्या है? ये सब जो लैटिट्यूड है, सेंट्रल लैटिट्यूड यानी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम में पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स मिलेंगे या फिर बड़े ताकत वाले जीव, हिप्पोपोटामस, ताकि वो झाड़ियों के साथ तोड़ता हुआ चला जाए। ठीक है, बंदर खूब मिलते हैं, पक्षियों की प्रजातियां यहां बहुत मिलती हैं। ठीक है, ट्रीज की पर हेक्टेयर 40 से 100 प्रजातियां मिलेंगी। यहां पर 1 हेक्टेयर में जाएंगे ना 40 से 100 प्रजातियां मिलती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको निकालना मुश्किल काम है। क्योंकि हम गए हैं, मान लिया हमको बनाना है चेयर, तो चेयर की लकड़ी के लिए हमें किसी एक तरह की लकड़ी की जरूरत है। अब जिस हेक्टेयर में गए तो वहां 100 प्रजातियां हैं अलग अलग वृक्षों की, पता चला हमको हमारी काम का एक ही वृक्ष मिला, वो भी इतनी मुश्किल, जिसमें रूट्स नहीं, रोड नहीं है, रूट नहीं है, वहां से पेड़ को निकाल के लाना, तो इसका एक्सट्रैक्शन यानी इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, और इसी में भारत की या दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। याद रखिएगा, हमेशा बोलिएगा मत। ठीक है, भूमध्य रेखा में जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? वो कन्वेक्शनल रेन होती है, कन्वेक्शनल रेन। और यहां पे 75 से 150 डेज क्या होता है? यहां पे थंडर स्टॉर्म आता है, यानी झंझावात। 75 से 150 दिन तक झंझावात यहां पर आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट
दूसरे दिन झंझावात आ रहा है, और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। जब भी थंडर स्टॉर्म आएगा तो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड से रेनफॉल होगा। किस रेनफॉल से? क्यूमुलस निम्बस, कपासी तपासी वर्षी बादलों से, जिनका आधार कम रहता है और ऊंचाई क्या होती है? ज्यादा होती है, उनसे कम एरिया में क्या होगा? थंडर स्टॉर्म, गरज चमक बादल बिजली। ठीक है। सवाना जो है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मिलती है, और सबसे ज्यादा सवाना का जो विस्तार है वो कहां मिलेगा? सबसे ज्यादा सवाना का विस्तार सूडान में मिलता है। ये भूमध्य रेखा है, और इसके नॉर्थ में अफ्रीका में सूडान में सबसे ज्यादा सवाना घासें मिलती है। इसके अलावा शीतोष्ण घास का बायोम, जिसमें पैम्पॉस है, वेल्ड है, डाउन्स है, प्रेरीज है, स्टेपीज है। तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज रूस के पास और पूर्वी यूरोप, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, और जो वेल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका में। इन सब में वेल्ड ही सबसे अलग है, जो पठारी प्रदेशों में 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक भूगोलविद्ता है? जब भी कभी सांस्कृतिक आएगा तो कार्ल सावर याद रखिएगा। ठीक। और कार्लो सावर की खास बात इनकी बुक थी कल्चरल जियोग्राफी। तो सांस्कृतिक भूगोलविद्ता, या कह सकते हैं कि ऐसा जियोग्राफर जिसने कल्चर के लिए किताब लिखी हो। सांस्कृतिक भूगोलविद्ता में कौन है? कार्ल ओ सावर। फिर जेफरसन, जब भी कभी जेफरसन का नाम आएगा तो आप याद रखिएगा क्या? कि यूएसए के जियोग्राफर जेफरसन ने क्या बताया था? प्राइमेट सिटी के बारे में, या जिसे हम प्राचीन शहर कहते हैं वो। एलन चर्चिल सैंपल रेडजल की शिष्या थी, नियतवादी थी, और इन्होंने मानव को प्रकृति की उत्पत्ति से माना है, यानी मानव की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। ठीक है। फिर हंटिंगटन, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्बर्ट हंटिंगटन के बारे में, तो याद रखिएगा ये डेविस के शिष्य थे। उन्हीं से इन्होंने क्या पाया? काम पाया और काम सीखा। और खास बात क्या थी कि एल्बर्ट हंटिंगटन ने क्लाइमेट को ज्यादा प्रेफर किया है। द पल्स ऑफ एशिया इनकी बुक, द पल्स ऑफ एशिया, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन इनकी बुक। इसके अलावा इनकी एक और बुक थी, पल्सेस ऑफ एशिया, क्लाइमेट सिविलाइजेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हंटिंगटन याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखी थी? हंटिंगटन ने लिखी। तो जलवायु को ज्यादा प्रेफरेंस इन्होंने दिया। ठीक। चलिए कार्ल ओ सावर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे इन्होंने भूविस्तारीय विज्ञान, या चोरोलॉजी को और आगे बढ़ाया। कार्लो सावर की मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में इन्होंने लैंडस्केप शब्द दिया, जो कि लैंडशाफ्ट का या लैंडशाफ्ट का क्या था? पर्यायवाची था। लैंडशाफ्ट का पर्यायवाची लैंडस्केप वर्ड किसने दिया? कार्लो सावर ने दिया। नेक्स्ट, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने रखी? आप जानते हैं, पॉल विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद के जनक, पॉसिबिलिज्म के जनक माने जाते हैं। पॉसिबिलिज्म वर्ड ल्यूसियन फेब्रे ने दिया था, लेकिन पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? पॉल विडाल
ब्लाश ने दिया। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, मानव भूगोल के सिद्धांत इन्होंने लिखा था। टेबुला डीला जियोग्राफी डीला फ्रांस, टेबुला डीला जियोग्राफी डीला फ्रांस। टेबुला डी ला जियोग्राफी डी ला फ्रांस। ठीक है, टेबुला डी ला जियोग्राफी डी ला फ्रांस, फ्रांस का भूगोल, इसे क्या कहते हैं, फ्रांस का भूगोल। मानव भूगोल के सिद्धांत इन्हीं की बुक। ठीक है, जीन ब्रून्स, ब्लास ब्रून्स और डिमांजिया तीनों ही फ्रांसीसी थे, तीनों ही संभववाद के समर्थक थे। जीन ब्रून्स जो कि ब्लाश के पहले और सबसे प्रमुख शिष्य थे, पीपल ऑफ ब्लाश, ब्लाश के पहले और सबसे प्रमुख शिष्य थे कौन, जीन ब्रून्स। ठीक, जीन ब्रून्स की बुक थी फ्रांस का सामान्य एवं प्रादेशिक भूगोल, और भी किताबें इनकी हैं। फ्रांस का सामान्य एवं प्रादेशिक भूगोल, फ्रांस का सामान्य एवं प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, इसके अलावा ईसा बोमैन के ये मित्र थे ब्रून्स, तो ईसा बोमैन अमेरिकन थे, तो ईसा बोमैन ने जीन ब्रून्स की जितनी भी राइटिंग्स थी उसको स्टडी किया और उसको इंग्लिश में क्या किया, कन्वर्ट कराया। ठीक है, डिमांजिया क्या है, तो एनल्स, ये भी संभववाद के विचारक थे, तो एनल्स डी जियोग्राफी, एनल्स डी जियोग्राफी, ये किसकी है, ये भी डिमांजिया की है, एनल्स डी जियोग्राफी। तो पाल विडाल डेल ब्लाश तो है ही, एनल्स डी जियोग्राफी किसकी है, डिमांजिया की है। इसके अलावा कॉलोनियल ज्योग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियल जियोग्राफी, ये भी किसकी है, ये भी डिमांजिया की है। नेक्स्ट, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। जब भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई इसमें इफ बट लेकिन नहीं होता है। चलिए, वेजिटेशन इज द इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, थॉर्नथवेट, स्टाम, कोपेन और ट्रिवार्था। थॉर्नथवेट ने यह स्टेटमेंट दिया था, एक लाइन में याद रख लीजिए कि थॉर्नथवेट ने वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, 1931 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, 1931 में अपना सिद्धांत दिया। बाकी कोपेन के सिद्धांत के बारे में आप जानते ही हैं कि क्या हुआ, बार बार क्या हुआ कोपेन का सिद्धांत, 1900, ज्यादा ये पूछा जाता है, जर्मन थे और आनुभाविक इंपीरियलिस्टिक विचार था इनका।
18। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कोपेन का विचार था वो कैंडोल पे आधारित था। कैंडोल ने जो वनस्पति प्रदेश बताए थे उसी वनस्पति प्रदेश पर आधारित था किसका, कोपेन का वर्गीकरण। ठीक है, विश्व वनस्पति कटबंध किस पर आधारित है कोपेन का, कैंडोल, याद रखिएगा। 1874 में कैंडोल ने जो वनस्पति क्लासिफिकेशन किया था, वनस्पति कटिबंध बनाए थे, वनस्पतिक जोन्स बनाए थे, उसी वेजिटेशन जोन के आधार पर ही कोपेन ने क्या किया, जो विश्व की जलवायु प्रदेश थे उसको डिवाइड किया। और कब कब किया, 1918 में अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत करते हैं। पहले 1900 में करते हैं, कोपेन के बारे में आए तो पहले 1900, फिर 1918 दो बार, फिर 1931 और 1936 में क्या करते हैं, अमेंडमेंट। 1931 और 1936, ठीक है। कोपेन का आगे आएगा तो उसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। राइट आंसर त्रिभाषा। नेक्स्ट, हम्बोल्ट अपने भौगोलिक अध्ययनों को निम्नलिखित में से किस को वरीयता प्रदान की है। हम्बोल्ट का जब भी आएगा, हम कई बार बात कर चुके हैं कि हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल को हमेशा से प्रेफरेंस दिया है। इसके पहले जब हम्बोल्ट की क्लासेस मैंने इसी में हम्बोल्ट आए हैं तो मैंने बताया कि वो क्रमबद्ध भूगोल के पोषक थे। ठीक है, चलिए पिछले वीडियोस में आपने जाके देख लीजिए कि हम्बोल्ट के बारे में जो पॉइंट्स मैंने बताए, क्रमबद्ध भूगोल है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, हम्बोल्ट और रिटर का जो काल है वो क्लासिक एज ऑफ ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय।